पुल की समस्या और सड़क की समस्या है और सरकार ने 17,000 करोड़ रुपया इस बार इसके लिए पास किया है। तो क्या सीमांचल के साथ वाकई सौतेला व्यवहार हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अपने अररिया की जो बात की, आप खुद मेरे विधानसभा चले जाइए। मैंने कहा लाभा से लेके झौवा के बीच पूरा जो महानंदा बांध है, इस बीच आप चले जाइए, 2 जगह आपको आर पार होने के लिए वहाँ नाव की व्यवस्था है। कोई टीम नहीं है वहाँ पे। अपने आंख से देखा चूसते हुए परिवारों को, उन लोगों को, मैंने उनके छोटे छोटे बच्चों को बिलखते हुए देखा है। प्रवासी मजदूर जब बाहर से उनकी मौत होती है, वो आते हैं, उनकी हालत क्या होती है वो करीब से मैंने देखने का हम लोग को मौका मिला है। मतलब देखते हैं, झूसते हैं और इस सब चीज को समझते हैं कि आखिर इनका समस्या का हल क्या होगा। पोस्टमार्टम का मामला है, दिन घटना घटती है, रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, शाम में एक्सीडेंट हुआ, पता चला रात को पोस्टमार्टम नहीं होगा। आज के इस दौर में, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, तमाम चीजों दौर में आप रात को क्यों पोस्टमार्टम क्यों नहीं करिएगा? रात भर उनको ऐसी जगह पे रहना पड़ता है, वो रहने लायक नहीं है। जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ जाने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति बनी, इतना गंदा माहौल है। और रात हो गया, शाम हो गया तो सब क्लोज। चाहूँगा कि आपके जो पिताजी थे वो राजद के मजबूत नेता थे और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, बरारी विधानसभा से 3 बार के MLA रहे हैं। तो वो और राजद की उन्होंने राजनीति की और आप लगभग छात्र के समय से ही आप कांग्रेस की, तो कभी ऐसे हालात बने नहीं कि पिताजी से कभी टकराव हो गया हो कि अरे तुम कहाँ चले गए? स्वागत है द आवाज टाइम्स में। मैं कामरान सैफ। इन दिनों द आवाज टाइम्स जो कि सीमांचल को कवर कर रहा है, इस बीच हम अभी पहुंचे हैं कटिहार के अंदर और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसी बीच हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे नौजवानों से बात किया जाए जो राजनीतिक समझ रखते हैं और राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, ताकि उनसे इस सीमांचल का, खासकर जिस जिला और जिस विधानसभा से वो बिलोंग करते हैं, उनके क्या अहम मुद्दे हैं और खासकर इस बार का जो विधानसभा चुनाव होना है वो किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा और इस बार की हवा क्या है। इन तमाम चीज़ों को इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अहम शख्सियत, वो तौकीर आलम जो कि प्राणपुर विधानसभा से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनके वालिद साहब जो कि बरारी विधानसभा से 3 बार MLA रह चुके हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और ये राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, सचिव भी हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत शुक्रिया। द आवाज टाइम्स में आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड चीज़ों को समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी जो भी चैनल है, यूट्यूबर है, मीडिया के लोग हैं, कुछ लोग बैठे बैठे करते हैं, ग्राउंड पे कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सर, मैं सबसे पहला जो सवाल आपसे जो लूँगा वो ये कि कांग्रेस इस बार किस परिस्थिति में है बिहार में? चूँकि पिछली बार का जो रिजल्ट रहा है कुछ खास नहीं रहा है, खासकर कांग्रेस का 70 सीटों में 19-20 सीट आप लेकर आए और इस बार CWC के भी कुछ दिन पहले आपकी मीटिंग भी हुई है, तो कितनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और किन मुद्दों को आप प्राथमिकता दे रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो देश की सद्भावना है वो बनी रहे, देश में जो आपसी प्यार मोहब्बत है वो बनी रहे, नफरत का माहौल ख़त्म हो, जो सेकुलरिज्म है, जो डेमोक्रेसी है, देश के अलग अलग संस्था है, वो तमाम मजबूत हो, बची रहे, इंडिपेंडेंसी उसकी बरकरार रहे। ये हमारे तो जो मुद्दे हैं वो होते ही हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी पिछली बार 2020 में हम चुनाव लड़े, गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, तो गठबंधन चुनाव हारती है, गठबंधन चुनाव जीतती है। ये सिर्फ एक पार्टी या एक लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो कई बार चीज़ें ऐसी सामने आ जाती है सीटों को लेके, अलग अलग सीटों को लेके, और फिर उसमें कई चीज़ें आती हैं तो एक तरह से गठबंधन हारी है। हाँ, ठीक है, उसमें कुछ सीटें हम ऐसी भी सीटें थी जहां हम कभी नहीं जीत सकते थे, ऐसी भी सीटें थी, तो वो बड़ा मामला नहीं है। हम लोग मुद्दे के आधार पे, जैसे मैंने कहा, जो देश का जो बुनियादी चीज़ है, जो सेकुलरिज्म है, देश के जो हमारे डेमोक्रेसी है, देश का जो संविधान है जो तार तार होया जा रहा है, उसके बचाने, और इस प्रदेश में खास करके जो SIR मनमाने ढंग से लाया गया, मनमाने ढंग से उसको कुछ ही दिनों में, चंद महीनों में उसको कराने की जो कोशिश की गई, और किस अंदाज में उसमें कितने लाखों लोगों का वोट काटे गए,
जो प्रवासी मजदूर थे, जो लोग बाहर में काम करने गए, जो यहाँ के गरीब किसान मजदूर थे, उनका नाम किस अंदाज में कटा, तो ये सब भी मुद्दा है। साथ ही साथ जो इस बिहार में कहीं न कहीं जो बिहार को बीमारू राज्य बना दिया गया, बिहार पोटेंशियल स्टेट है, जो अग्रिम पंक्ति में रहना चाहिए। 20 साल से इनको मौका मिला हुआ है भाजपा की सरकार को, यहाँ नीतीश कुमार, और पिछले 11-12 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन इन 11 सालों में इसने बिहार के लोगों को, बिहार के आम आवाम को, बिहार के गरीबों को, किसानों को, उनके मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए क्या क्या किया, गिनाना तो उनको चाहिए। ये भी मुद्दे हमारे। तो ये जो मोटी मोटी जो चीज है, स्वास्थ्य का भी मामला है, एजुकेशन का मामला है, अभी बराबर समान शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो इन मुद्दों के आधार पे हमारी पार्टी मजबूती के साथ, मुखरता के साथ, ईमानदारी के साथ शुरू दिन से ही जनता के मुद्दों को लेकर मुखरता के साथ लगातार मैदान में है। और कई बार मौका आता है, संगठन बहुत मजबूत होता है, कई बार आता है कि थोड़ा बीच में सुस्त पड़ता जाता है, कई बार होता है कि गठबंधन के साथ हम मजबूत स्थिति में रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस दिशा में है कि आज हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आज हमारा संगठन भी कई एतबार से काफ़ी मजबूत है। ग्राउंड पे भी हमारे जो नेता हैं बहुत मजबूती के साथ, हमारे जितने भी पार्टी के सम्मानित साथी हैं, पार्टी के लोग, सब लोग लगे हुए अपने अपने स्तर पे। आदरणीय राहुल गांधी जी का बराबर बिहार की यात्रा और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने जगाने का काम किया, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के प्लान किए हुए लोगों को, उससे भी काफ़ी मने मौका मिला है। और आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा में सिर्फ राहुल जी ही नहीं चले, बल्कि तमाम गठबंधन के साथियों को लेकर के उन्होंने चलने का काम किया। उनके अगुवाई में, नेतृत्व में यात्रा निकली और उसमें कटिहार भी उनका आना हुआ। माननीय तेजस्वी यादव जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे मुकेश सहनी जी भी साथ में थे, और सीपीएम माले के भी नेता दीपंकर जी भी, भट्टाचार्य जी मजबूती के साथ एक एक स्टेज पे, हर स्टेज पे शेयर किया। और मसला साफ इतना सिर्फ ये नहीं था कि वोट काटे गए या वोट को कहीं बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, वो तो एक मामला है ही है, उसका पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। लेकिन मामला ये भी था कि एक वोटर जब वोट देता है, वोट का जो उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उनका जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट का मतलब उनका हर तरह सम्मान जो होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। एक वोटर है, वोट अपना डाला, उसके लिए क्या क्या जो है मैनिफेस्टो में क्या क्या बताया गया था, उसमें कितने फुलफिल हुए हैं वो भी पता वो भी डिस्कस का एक माहौल बना इस माध्यम से कि हम वोट दे रहे हैं, हम इतने दिनों से एक सरकार चुन रहे हैं, उस सरकार ने हमारे लिए क्या किया। एक भी इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं लगी इस प्रदेश में। तो ये वोटर अधिकार में ये सब भी मामला था। जहां वोट चोरी का मामला था, वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला हाइप पे गया, पूरे देश में कहीं ना कहीं एक माहौल बना, इसको लेकर हर एक जुबान पे है। बिहार में तो शुरुआत हुई है, पूरे देश में गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी मुद्दा था कि हम हमारे प्रदेश में एक सुई बनाने की फैक्ट्री तक नहीं लगा पाए। मतलब आज़ादी के समय तो थे ही नहीं, तमाम चीज़ें कांग्रेस ने की, और फिर बाद के दिनों में भी डेवलपमेंट हुआ। फिर जो है गठबंधन की जो सरकार बनी, अलग अलग पैमाने पे किया। लेकिन इस पीरियड में अगर आप देखिएगा, नीतीश कुमार के पीरियड में, भाजपा की पीरियड में, पिछले 11-12 साल से केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो इसने पलायन को रोकने के लिए क्या काम किया? उल्टे ये ऐसा एक्सप्रेस यहाँ पर देते हैं, ऐसे ट्रेनें लगाते हैं जिससे भर भर के लोग जो है बाहर जा रहे हैं, आज भी अपने मजदूरी करने के लिए, होटल में काम करने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए। यहाँ पे तमाम जो फैक्ट्रियाँ थी, जो चीनी मिल या जूट मिल, ये तमाम चीज़ें बंद हो गई। सवाल सिर्फ, ठीक है कुछ चीज़ें हुई है, वो जो हुई है वो दिख भी रहा है कुछ चीज़ें, लेकिन बात यह है कि जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा,
जब तक युवाओं को रोजगार और साथ साथ नौजवान जो नस्ल है, नई नस्ल को शिक्षा के दिशा में उनको आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं होगा, समान शिक्षा लागू नहीं होगा, जब तक हमारे गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल में उनको भी बराबर का अधिकार शिक्षा में नहीं मिलेगा, तो हम कैसे मान सकते हैं कि बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरक्की कर लिया। अलग अलग समाज है, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इन बातों को उठा रहे हैं। जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान है, चाहे पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, जो बैकवर्ड है और जो भी सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोग हैं, सबके लिए जो अधिकार मिलना चाहिए, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उनके लिए जो हक अधिकार मिलना चाहिए, वो चीज नहीं हो रहा है। सिर्फ जो तमाम ये चीजें हैं वो अपने दो दोस्त को दे रहे हैं। यहाँ पर कौड़ी के भाव में जो है करोड़ों अरबों की जमीन जो है अदानी को दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है देश में? पूंजीपति क्रोनी कैपिटलिज्म का एक अड्डा बन रहा है। आप 2-3 आदमी को आप सीधे ऐसे आसमान पे चढ़ा दिए हैं कि उन्हीं के मुट्ठी में सरकार है, वो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये सब मुद्दे जमीन पे है। इन मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन एकजुट है। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेके मुखरता के साथ, बेबाकी के साथ आवाज उठा रही है और तमाम लोग भी उठा रहे हैं जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं। तो हम पहले से कहीं मजबूती के साथ हमारे जो भी प्रबंधन समिति है, जो चुनाव समिति से लेके चुनाव को मैदान में उतारने से लेके हर चीज हम लोग पूरे एक्टिव हैं और गठबंधन मुस्तैदी के साथ हैं। और आने वाले दिन में आपको इसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। आपने तो बहुत सारी बातें की। आप मेरे एक छोटे सवाल का आपने जो जवाब दिया बहुत लंबा दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसी विधानसभा से, पमापुर विधानसभा से आप लगातार इससे पहले 2 बार लड़ चुके हैं और उसमें बहरहाल शिकस्त भी हुई है। तो आपने कभी एनालाइज किया है कि क्या मेरे अंदर कोई कमी रह गई, या पार्टी ने या पार्टी की छवि वो उस वक्त, या ऐसा कोई मैनिफेस्टो हमने नहीं लाया, या लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया? क्या ऐसी कमी रही? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि प्राणपुर विधानसभा 2015 में मैं चुनाव लड़ा। वहाँ पे मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था और उस वक्त आदरणीय राहुल गांधी जी भी हमारे चुनाव प्रचार में आए थे सालमारी में। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यूथ कांग्रेस NSY से मैंने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 2007 में मैं प्रेसिडेंशियल का चुनाव भी लड़ा। लेकिन उसके बाद मैं बैग एंड बैगेज कह सकते हैं, 9 के बाद मैं कटिहार आ गया था। 10-12 में मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था और ज़मीन पे उतर के कोशिश किया कि यूथ के माध्यम से संगठन तैयार करके अपनी राजनीतिक जो भी है हिस्सेदारी, भागीदारी और समस्याओं को समझूं, उसको चीज़ों को जानूं और लोगों का सेवा कर पाऊँ। तो 15 में मुझे टिकट मिला। उस वक्त सिचुएशन कुछ अलग थी। ये थी कि जो हमारे उस वक्त गठबंधन की राजनीति हुई और कांग्रेस, JDU और RJD का गठबंधन भी हुआ। बड़े गठबंधन में टिकट भी मिला और समय कम था मेरे लिए उस वक्त। हालांकि जिले की राजनीति कर रहा था तो कई बार रीच नहीं कर पाया मैं लोगों के बीच, समझा नहीं पाया या जा नहीं पाया। हमारे कई जगह पे मैं पहुंच नहीं पाया, वोट देना चाह रहे थे। तो ऐसा मुझे कमी महसूस हुई मुझे। और उस वक्त जो है कई जो राजनीतिक दल है जो अपने अपने चुनाव लड़ाए वहाँ पे और वोट का जो है बंटवारा हो गया। उस वजह से 15 में मिस हो गया और 20 में फिर मैं यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी था। 20 में और 19 में अगर वोट का आप फासला देखिएगा सीधे डबल हो गया। वोट की कमी नहीं थी, लोगों के पास रीच आउट भी मैं कर गया था और लोगों से मिलके उनका सम्मान, प्यार सब कुछ मिला, समर्थन मिला, वोट भी मिला। इतिहास में आज तक उतना वोट नहीं आया था, वहाँ से उतना वोट आकर कोई हारा नहीं था। 77,000 वोट आया मुझे, 77,000 समथिंग है। तो वो वजह ये रही कि उस वक्त ही जो स्थानीय विधायक थे, मंत्री थे, उनका देहांत हो गया। चुनाव के टिकट के बाद ही देहांत हो गया उनका।
तो उसका भी एक असर होता है हमारे देश में। हाँ, हमारे देश में एक सिंपैथी का एक रहता है, तो वो एक उसमें भी एक मतलब कह सकते हैं कि वो भी हुआ, क्योंकि 47,000 39 या 40,000 वोट आया, उसका डबल वोट मतलब 77,000 वोट आया। तो मैं फिर भी कुछ वोटों से ज़रूर हार गया, लेकिन जो समर्थन, जो प्यार, जो सम्मान प्राणपुर के लोगों ने, वहाँ के तमाम जनता ने मुझे दिया है, समर्थन मिला है, मैं उसका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। चूँकि युवा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और कई लोग एस्पिरेंट होते हैं टिकट के, कई दावेदार होते हैं, कई मजबूत भी दावेदार होते हैं, उसके बीच भी आपको संघर्ष करना पड़ता है, और बुजुर्गों को भी दुआ आशीर्वाद लेना पड़ता है आपको। तो कई बार बहुत जल्दी आप एक्सेप्टेबल आप नहीं होते हैं। युवाओं के साथ कोई भी राजनीति करेगा, उनके साथ ये परेशानी, दिक्कतें आएंगी। तो मैं भी कई बार फेस करता हूँ इस चीज़ों को, लेकिन ठीक है, वो राजनीतिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन में ये सब फेस भी करना पड़ेगा। उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि समाज में अलग अलग इलाके में अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग, अलग अलग तहजीब, अलग अलग संस्कृति, तो उसमें जो है जा करके समझना, जानना, फिर उनके समस्याओं को निदान करना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि राष्ट्रीय राजनीतिक के नेशनल सेक्रेटरी AICC का मैं बन गया 2021 में। तो उसमें भी कई बार चीज़ें होती हैं, मैं जब भी वहाँ की समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, लोग पूछते हैं, और उसके लिए मैं फौरन, मेरी कोशिश होती है उनकी मदद हो, फौरन कोशिश करते हैं उनके पास जा करके उनके समस्या को निदान करूं। ये सालों चलते रहता है, लेकिन कई बार ऐसा मौका आता है कि राष्ट्रीय राजनीति की वजह से फौरन हो सकता है ना पहुंच पाता हूं, हो सकता है कुछ देरी से पहुंचा हूं, 2 दिन बाद पहुंचा हूं, ऐसा भी होता है। लेकिन आम तौर पे जो कि संगठन है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जो है पार्टी के लोग हैं, तो वो लोगों के माध्यम से हम लोग जो है पहुंचने की कोशिश करते हैं। मुद्दे के आधार पे हम राजनीति करते हैं। वहाँ के जो जमीनी सच्चाई है, जो लगातार भाजपा वहाँ जीत रही है, और सिर्फ वहाँ धार्मिक उन्माद फैला के, आपसे लड़ा के जो भाजपा वहाँ जीतने काम करती है, तरक्की के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ कोई काम नहीं हुआ है जिस अंदाज में होना चाहिए। तो इन मुद्दों को हम उठाते हैं, और लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। हाँ, राजनीतिक में जैसा बोला कि सब लोग, कई लोग दावेदार होते हैं, तो वो राजनीतिक जीवन का वो हिस्सा है, पहले से बेहतर है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो पिताजी थे वो राजद के मजबूत नेता थे और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, बरारी विधानसभा से 3 बार के MLA रहे हैं, तो वो और राजद की उन्होंने राजनीति की, और आप लगभग छात्र के समय से ही आप कांग्रेस की, तो कभी ऐसे हालात बने नहीं कि पिताजी से कभी टकराव हो गया हो कि अरे तुम कहाँ चले गए? नहीं, छात्र जीवन से, जैसे मैंने कहा, गांधीवादी विचार की एक सोच के तहत एक प्लेटफॉर्म मिला। पंडित नेहरू जी को, बाबा साहब अम्बेडकर जी को और गांधी जी को ये सब पढ़ने का मौका मिला, और जीवन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और तमाम लोगों को हम लोग पढ़े, देखे, डिस्कस किए, डिबेट किए। तो वो एक हमारा एक निजी सोच है, निजी विचारधारा है, और जब सिर्फ सार्वजनिक जीवन में जाते हैं तो आपका सिर्फ निजी मामला नहीं आता है, उसको फैलाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, डिबेट में लाते हैं। तो वालिद साहब चूँकि रहे राजनीतिक जीवन में, उनका बहुत एक, वो भी गांधीवादी सोच के हैं, और उनके भी एक स्वच्छ छवि रही है पूरे ज़िले से लेके पूरे बिहार में। उनका भी एक बड़ा नाम है कि उन्होंने कभी कोई गलत नकारात्मक राजनीति नहीं की, सकारात्मक राजनीति अपने जीवन में किया। वो एक बड़ी पूंजी है, एक बड़ा एक वो है जिसका हमें मिला है, हमें एक असासा वो मिला है कि एक बड़ा नाम है कि ईमानदारी, एक स्वच्छ छवि, ईमानदारी से मेहनत करके लोगों का सेवा करना, ये वालिद साहब का एक शुरू से रहा है, और वो एक पूंजी है मेरे लिए, वो एक बड़ा वरदान है मेरे लिए, कह सकते हैं। और वो उसको, उस जो उनकी जो ये सोच है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन विचार के आधार पे, राजनीतिक विचार के आधार पे जो कांग्रेस पार्टी को हमने शुरू से चुना, और उसी पे आज भी लगातार मैं 2002 से मैं छात्र जीवन से NSY कर रहा हूँ, तब से मैं इसी पार्टी के विचार से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें मैंने जरा बराबर भी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और ऐसे मौके इसलिए नहीं आए कि मैं जब से 2010 के बाद जब से मैं आया हूँ यहाँ की राजनीतिक में, हो सकता है कि उससे पहले आया था तो टकराव हो सकता है होता, लेकिन जब से मैं चुनावी राजनीतिक में आ गया,
संगठन की राजनीति का चुनावी राजनीति में, तब से वालिद साहब चुनाव नहीं लड़े। और 2010 का चुनाव वो लड़े थे, आखिरी चुनाव, उसके बाद नहीं लड़ पाए। और जो भी सक्रिय राजनीतिक में अभी है नहीं, लेकिन उनकी दुआ, उनका जो है समर्थन, उनका प्यार और उनका हमेशा रहता है कि अलग राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना के, मेरा किसी भी बाप को ये खुशी होती है कि उनका अलग प्लेटफॉर्म बना के जो एक मुकाम हासिल किया है, तो उनका हमेशा जो ब्लेसिंग वो रहेगा हमारे ऊपर और रहता ही है। लेकिन उनकी भी मैं कहा, उनकी जीवन शैली, उनका जो रहन सहन एक सिंपल तरीके से, उनका ईमानदाराना छवि, मेहनत से काम करने की जो उनकी क्षमता है और उन्होंने जो सिखाया है, वो एक बड़ी पूंजी है मेरे लिए। और उसको मैं उससे मैं जरा सा भी डगमगाऊंगा नहीं, उससे हिलूंगा नहीं। लेकिन राजनीतिक विचारधारा के तौर पे मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ और इस पार्टी को लेके मैंने बहुत संघर्ष भी किया है, लोगों के बीच गया है, इन बातों को रखा है, लोग इसको समझ भी रहे हैं। इस पार्टी को आगे बढ़ाना सीमांचल में, पूरे बिहार में, और जो भी हमें मौका मिलता है जहाँ जहाँ, इसको, इनके विचारों को, इनके संगठन की अलग अलग कैटेगरीज, जो संगठन के अलग अलग सिस्टम है, उसको आगे बढ़ाना, उसमें लोगों को पहचान करके उसमें लाना, लोगों को बढ़ाना, ये हम लोगों का लगातार कोशिश रही है। और मैं इसको लगातार आने वाले दिन में और मजबूती से आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कभी कभार साथ में बैठे हैं पिताजी के साथ, और आप 2 बार लगभग किसी विधानसभा से परिस्थिति वर्ष आप हार गए यहाँ से, तो पिताजी ने कभी कहा नहीं कि ऐसा करो, तुम बरारी चले जाओ और चलो वहाँ जिता कर लाते हैं तुम्हें? नहीं, देखिए, एक तो मैं कहा कि 2010 के बाद ही वालिद साहब राजनीतिक से, सार्वजनिक जीवन से एक तरह से अलग है, और कई बार उनकी बीमारी की वजह से उनको दिल्ली एम्स में भी हम लोग सब लेके गए। अभी ठीक है, लेकिन राजनीतिक जीवन से थोड़ा सा अलग हो गए हैं, सार्वजनिक जीवन से अलग है, लोगों से मिलना जुलना, जो भी है गांव इलाके में रहना, वो हो रहा है। देखिए क्या है कि जो इंसान, एक होता है जन्म भूमि, एक होता है कर्म भूमि, है ना। तो पिताजी ने अपनी जन्म और कर्म भूमि अपनी जगह बनाई। मैंने जन्म लिया जरूर बरारी में, नो डाउट। अभी रह रहा हूँ आप कटिहार में, यहाँ ये मेरा घर है, जहाँ बैठे हो अफसर कॉलोनी में, ये मेरा घर है। और मैंने कर्म भूमि प्राणपुर को बनाया है 2015 से। तो जन्म भूमि, कर्म भूमि कई बार हो जाता है, कई बार अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। तो वो वहाँ की जनता ने मुझे जो प्यार, सम्मान, समर्थन दिया है, मैं उसको, मुझे मौका मिले मैं उसको लौटाना चाह रहा हूँ कि इतना प्यार, समर्थन। और उस इलाके की बदहाली, उस इलाके मतलब अपने जो प्राणपुर विधानसभा है उसमें 2 ब्लॉक है, प्राणपुर और एक आजमनगर। और वहाँ जो हालत आप देखिएगा, जो ब्लॉक में घुसखोरी का अड्डा बन गया है, दलालों का अड्डा बन गया है, वहाँ कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है, ये जो चीजें हैं बहुत खड़ता है। तो कई बार हम लोग स्टैंड लेते हैं, बंगाल बॉर्डर के इलाका है, वहाँ भी माफियाओं का राज है। वहाँ पे आप देखिएगा जो मोटी मोटी चीज है, स्थिति अगर आप देखिएगा, तो ये जो आजमनगर का जो 2 बांध है ना, तो ये जवा गुठेली से लेकर के इधर आपका बेरिया होते हुए, काटघर होते हुए हमारे प्राणपुर प्रखंड के आपके भरतकुल तक, ये जो पुल बना हुआ है आजमनगर का, जो बांध है, पुल नहीं बांध है, तो ये जो बांध है, इस बांध की हालत, जो हजारों लोग उसका चलने वलने का काम हो सकता है वहाँ पे, उस वजह से बहुत दूर से उनको सफर करना पड़ता है, अलग अलग रास्ते उनको तय करने पड़ते हैं। तो बांध के ऊपर जो रास्ता बनना चाहिए, उसका चौड़ीकरण और पक्कीकरण, ऊंचीकरण होना चाहिए, इस पे आज तक काम नहीं हुआ। जब से बना है तब से वैसे पड़ा हुआ है, ईटा सोलिंग कहीं कहीं है, मैंने चलने की नई स्थिति नहीं है। आप जाइएगा आपको पता लगेगा, इतना लंबा सफर, लोग परेशान हैं, उसको करने वाला कोई नहीं है। स्थानीय विधायक, ये लोग 4 बार से यहाँ भाजपा से लगातार ये लोग विधायक लोग हैं, ये सब देखने वाले ये लोग नहीं। ये जो रोहिया खोपड़ा का जो आपका रोहिया होकर आजमनगर का जो बांध का एक पुल का मामला है, जो बरसों से आजादी के बाद से चला आ रहा है कि प्राणपुर विधानसभा का एक पुल होना चाहिए। 2 पुल है जाने के लिए, बीच में महानंदा नदी टपने के लिए, एक छोर में लाभा जो बंगाल सटा हुआ, बिल्कुल बंगाल बॉर्डर पे, और दूसरा कदवा सटा हुआ झुआ।
इस बीच में, डिस्टेंस के बीच में प्राणपुर के लिए अपना कोई पुल नहीं है। तो प्राणपुर के लिए अपना पुल नहीं है। हम लोग उठाते हैं बात को, अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम लोग की सीमा है, क्षमता है, हम लोग किस अंदाज में रखते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं अपनी है। लेकिन जो लोग सत्ता में है, जो केंद्र में है, जो बिहार में है, आज तक इन लोगों ने इसको जमीन पे उतारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आज हॉस्पिटल की स्थिति ये है कि आजमनगर में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जो है एक्सरे मशीन है, टेक्नीशियन नहीं, उस मशीन में जंग लग गया, उसमें काम नहीं हो सकता है। ये स्थिति बनी हुई है। रेफर का अड्डा बन गया है, जबकि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर रह के तमाम चीजें सुविधाएं होनी चाहिए, उसको लेके भी हम लोग गाहे बगावत उठाते हैं। इतने बड़े प्रखंड है आजमनगर, जो 28 पंचायतों का प्रखंड है, 2 प्रखंड बनना चाहिए वहां पे। एक प्रखंड में, छोटे छोटे प्रखंड में कई जगह पे डिग्री कॉलेज है, वहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। ये होना चाहिए वहां पे। अलग अलग चौकियां बननी चाहिए। बंगाल बॉर्डर होने की वजह से पुलिस का जो अलग अलग चौकी वहां पर 2-3 जगह और होनी चाहिए। ये और जो है स्कूल का जो अगर मानिएगा, जो मॉडल स्कूल बनना चाहिए, इंग्लिश स्कूल बनना चाहिए। उद्योग के यहाँ पे रोजगार मिले, इसलिए उद्योग का, यहाँ पे इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, वो भी लगना चाहिए। वो सब कुछ नहीं हुआ। तो ये सब मुद्दे को मैंने अपने वहाँ पे 10 साल की जो राजनीतिक जीवन है, सफर है कह सकते हैं, उसको मैंने बड़े करीब से देखा। मैंने एक एक चीज को मैंने बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियसली चीजों को देखा। वहाँ के लोगों को जूझते हुए देखा, संघर्ष करते हुए देखा, आज भी देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जनता ने मुझे अपार समर्थन, प्यार मुझे दिया है, तो अगर पार्टी मौका हमें देती है तो मैं वहीं से लड़के अपना जो है सेवा करने का मौका, मतलब मेरा इरादा है। और मुझे यकीन विश्वास है कि वहाँ मैं अच्छे ढंग से लोगों का सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि चीज़ों को मैं बहुत हद तक समझ गया हूँ, मतलब एक एक चीज़ों को समझ गया हूँ, तो मुझे वो करने में बहुत आसानी होगी वहाँ पे। इसलिए अभी मैं लगभग 1 हफ्ते से यहाँ हूँ और जो जगह जगह घूम रहा, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ। अभी मैं अररिया, जैसे आपने पुल और सड़क की बात की, तो मैं अररिया से मेन शहर चांदनी चौक है, वहाँ से मैं 1.5 किलोमीटर के अंदर गया था ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। वहाँ लगभग एक बड़ी आबादी को जोड़ने वाला एक नदी है, बीच से गुजर रहा है। वहाँ पर लोग प्राइवेट नाव के जरिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर सफर कर रहे हैं। ना वहाँ एनडीआरएफ की टीम, ना एसडीआरएफ की टीम, ना कोई सरकारी नाव, और मतलब कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन मैं वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करके इस तरीके से कई जगहों पर मैं गया। पुल की समस्या और सड़क की समस्या है, और सरकार ने 17,000 करोड़ रुपया इस बार इसके लिए पास किया है। तो क्या सीमांचल के साथ वाकई सौतेला व्यवहार हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अपने अररिया की जो बात की, आप खुद मेरे विधानसभा चले जाइए, मैंने कहा लाभा से लेके झौवा के बीच पूरा जो महानंदा बांध है, इस बीच आप चले जाइए, 2 जगह आपको आर पार होने के लिए वहाँ नाव की व्यवस्था है। कोई टीम नहीं है वहाँ पे। आए दिन घटना होती है। जब बाढ़ आता है उस वक्त तो मैंने तबाही मचती है, उस वक्त भी मामला होता है, लेकिन बीच में भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई वहाँ पे। क्योंकि भाई इतना दूर, 50 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ता है, तो उसके लिए आसान है कि भाई नाव ले लें, इस पार उस पार हो जाए। उसमें उनको ब्लॉक जाने में आसानी होती है, बंगाल जाने में आसानी होती है, और लेकिन अब इतना दूर घूमने के लिए उनको लंबा सफर तय करना पड़ता है, तो नाव का सफर करते हैं। वो कोई टीम नहीं है वहाँ पे, एनडीआरएफ बोले, एसडीआरएफ, कोई टीम नहीं है। जब वैसी घटना आती है तब वो आते हैं। तो इस तरह का मामला इसलिए हो रहा है, लोगों की जान जोखिम में डाल के नाव में। मैं तो ये भी कहा था कि जो जहाँ पे नाव की व्यवस्था है, नाव के सिस्टम है, वहाँ पर ऑलरेडी जो है लोगों को लाइफ जैकेट भी प्रोवाइड होना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें ये होना चाहिए कि इसमें इस नाव में इतने लोग बैठ सकते हैं। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ये सब प्लानिंग है कि कहीं अगर व्यवस्था नहीं है तो वहाँ नाव की व्यवस्था जहाँ है, सरकार के लोग भी वहाँ रहे, वहाँ पर जो है प्रॉपर मॉनिटर हो। आए दिन घटना घटती है, लोग उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की मौतें होती हैं। यहाँ भी हो, अहमदाबाद हो, मनिहारी हो, कदवा हो, ये सब हम लोगों ने अपनी आँख से देखा है। जूझते हुए परिवारों को, उन लोगों को, मैंने उनके छोटे छोटे बच्चों को बिलखते हुए देखा है। प्रवासी मजदूर जब बाहर से उनकी मौत होती है, वो आते हैं, उनकी हालत क्या होती है वो करीब से मैंने देखने का हम लोगों को मौका मिल रहा है। मतलब देखते हैं, जूझते हैं और इस सब चीज़ को समझते हैं कि आखिर इनका समस्या का हल क्या होगा। तो ये एक आपने सही कहा, और ये मुद्दा हमारे विधानसभा में भी है, और हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि
रोहिया आजमनगर के जो पुल का मामला है, प्राणपुर का एक भी पुल नहीं है, ये बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग मजबूती से आने वाले दिन में आवाज उठाएंगे। आप एक युवा हैं, सक्रिय राजनीति में लगातार हैं, आप ज़मीन पर भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और इसको शायद आप अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। अभी पंजाब के अंदर बाढ़ आए, पूरा देश उसके साथ खड़ा था और होनी भी चाहिए इस आपदा के समय में। जितने भी एनजीओज हैं, तमाम तर पार्टी के लोग हैं, सब लोग वहाँ पहुँचे। लेकिन इसी बिहार में हर साल बाढ़ आता है, कोसी नदी इतना ज़्यादा तबाही मचाती है, लेकिन ना तो यहाँ के जैसे कि पंजाब वहाँ की पूरी इंडस्ट्री उनके लिए खड़ी हो गई, ना तो यहाँ की कोई इंडस्ट्री खड़ी होती है, ना यहाँ के जो व्यवसाय लोग हैं, ना एनजीओज हैं। क्यों बिहार को ऊपरी सतह से ही मार्जिनलाइज किया जा रहा है? देखिए, ये तो एक आपने एक बात कहा, खास करके पंजाब को लेके। ये जो संवेदना का मामला है वो पूरी दुनिया के लिए हम लोग को होना चाहिए। कहीं भी इस तरह का मामला हो तो कहीं भी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, और इंसान कहीं मर रहा हो और मुसीबत में हो तो उसके लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। और ख़ास करके हमारे मुल्क में हम लोग की तहजीब रही है, हम लोग की ये विरासत रही है तहजीबी के, हम लोग हिंदुस्तान में कहीं भी कोई मामला हो तो हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ये बात भी सही है कि बिहार सिर्फ आपने कोसी की बात की, यहाँ तो महानंदा भी है, गंगा भी है ना, और कोसी भी है और बहुत सारी नदियाँ जो खास करके सीमांचल को समय समय पे, बाढ़ के समय पे, सैलाब के समय पे तबाही के दहाने पे लाता। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस अंदाज में, मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, दूसरे इंडस्ट्री, फैक्ट्री या बड़े बड़े जो उद्योगपति वो लोग अपने दरवाजे खोलते हैं, यहाँ तो सरकारी खजाने से फूटी कोड़ी भी नहीं मिलती है क्या चीज़ें। अभी प्राणपुर प्रखंड के आपके 4-5 पंचायत में मैंने सबके घरों में पानी आया, लेकिन जो जेआर की राशि उनको मिलनी चाहिए उसको लेके हम लोग जब मजबूती से बात रखे तब उस पे ये हुआ कि अभी जांच करते हैं और यहाँ कोशिश करते हैं इसको करने की, तो भी अभी नहीं पहुंचा है। तो जबकि लोगों के घरों में पानी था, चाहे केवनिया पंचायत हो, केवाला हो, चाहे हमारे साझा पंचायत हो, चाहे उत्तरी लालगंज पंचायत हो, दक्षिण लालगंज का कुछ हिस्सा हो, इन जगहों पे बाज़ाब्ता तरीके से घरों में पानी था और नाव से लोगों का आना जाना हुआ। कई लोग उसमें जो है परेशानी हो, कितने लोगों को परेशानी, मैं खुद गया उनको विजिट करने, लेकिन उनको सरकारी तौर पे एक जो है एक दाना भी नहीं दिया गया, बाढ़ घोषित नहीं घोषित किया गया उसको। तो अच्छा, ये सब समस्या हमारे इलाके की इसलिए आती है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो प्रतिनिधि जीते हुए हैं यहाँ वहाँ के, उन चीज़ों को जो प्रमुखता के साथ, बेबाकी के साथ, ईमानदारी के साथ उस बात को जहाँ रख करके उसको लड़ना चाहिए, उनको छीन के लाना चाहिए, वो नहीं कर पाते। दलालों के पास सब बिके हुए हैं लोग हैं। अभी मैं तरोना पंचायत और डेहटी पंचायत के अंदर मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, तो उस बीच मैं गया तो कई घरों के अंदर देखा कि लगभग 1.5 महीना पहले पानी जा चुका है, लेकिन उनके आंगन में आज भी कीचड़ है। तो वहाँ भी कोई भी बाढ़ का जो लाभ मिलता है वो नहीं मिला। मैंने जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि जो आपदा में जो बाढ़ घोषित होता जो इलाका, उनके बुक में ये लिखा हुआ है कि जो चूल्हे के ऊपर जो जिसपे डालते हैं देगची वगैरह, वो डूबना जरूरी है। तो क्या वो पुरानी किताब को चेंज नहीं करनी चाहिए? आज तो लोगों ने उज्ज्वल योजना के तहत मोदी जी ने बहुत प्रचार प्रसार किया है कि घर घर गैस किया है, तो क्या इसको चेंज करके, आप देखिए इतना ज़्यादा नुकसान है, उनकी कोई खेती नहीं हो रही है, सिर्फ एक खेती हो पा रहा मक्का की खेती, बाकी सारा इतना नुकसान हो रहा है और उनको बाढ़ का लाभ नहीं मिल रहा। तो नहीं लगता है बहुत संवेदनशील विषय? एक क्षतिपूर्ति का मामला होता है किसानों का, ठीक है, उसको लेके जिस अंदाज में लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, उसमें भी किसानों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ ही भेदभाव होता है, उसके साथ भी जो उनका पूरा हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। दूसरा जो बाढ़ घोषित का मामला है, उनका जेआर की राशि जो मिलनी चाहिए, उनका जो आपने कहा मापदंड, उसको बदलने की जरूरत है। बहुत ऐसी जगह पे पानी, मतलब अब सपोज करिए कौन सा, मतलब क्या नियम बना रखे हैं, इसको भी चेंज करने की जरूरत है कि एक गांव में सपोज करिए कि अगर आधा घर
या उसका कुछ पोर्शन है, इतना लोगों को अगर कट गया पूरा, अगर उस पंचायत को घोषित करेगा बाढ़ तभी सबको मिलेगा, वरना जिनके घरों में पानी है उनको नहीं मिलेगा। बिल्कुल है ना, उनको मैंने घोषित करना पड़ेगा कि पूरा पंचायत या पूरा प्रखंड जो है बाढ़ से ग्रस्त है, उसका एक पोर्शन बना रखा है, इतना करिए तो इतना घोषित होगा। तो ये सब जो नियम है, इस नियम में बदलाव होनी चाहिए। जो लोग उसके पीड़ित हैं, जो परेशानी में है और उसकी वजह से लोग घर नहीं जा पा रहे, खाना नहीं बना पा रहे, उनको दूसरा घर शिफ्ट करना पड़ता है, या पानी आ गया उनके चूल्हे में या उनके दरवाजे में पानी आ गया, वो उससे पीड़ित हो गए, तो ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित करके सबको मिलना चाहिए। तो ये नियम समय समय पे सब चीज़ें बदलाव की ज़रूरत है, पुराने धड़ल्ले पे चल रहा है, ये सब बदलने की ज़रूरत है, हम भी इसके कायल हैं कि बदलना चाहिए। ये मैं देखता हूँ, एक और चीज़ों को देखता हूँ, इस पे भी हमारे मैं अपने तौर पे सोच रहा हूँ, इसमें डॉक्टर टेक्नीशियन क्या बोलेंगे। जो पोस्टमार्टम का मामला है, आए दिन घटना घटती है, रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, शाम में एक्सीडेंट हुआ, पता चला रात को पोस्टमार्टम नहीं होगा। आज के इस दौर में, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, तमाम चीज़ों दौर में आप रात को क्यों पोस्टमार्टम क्यों नहीं करिएगा? और तमाम जो बड़े जांच हैं वो भी नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं, वो रात में आप क्यों नहीं करिएगा? रातों रात उनका जो है उस मैयत को या उस लाश को, जो अंतिम संस्कार है या उनके जो उनका जनाजा है, उसको रात को ही हो सकता है या जल्दी उसका जो है परिजन का हवाले करना। रात भर उनको ऐसी जगह पे रहना पड़ता है, वो रहने लायक नहीं है। जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ जाने लायक नहीं है, ऐसी स्थिति बनी, इतना गंदा माहौल है। और रात हो गया, शाम हो गया तो सब क्लोज, आप दिन करिए तब करेंगे वो, जबकि एक सिंपल पोस्टमार्टम है जो एक्सीडेंटल पोस्टमार्टम है। तो ये सब चीज नियम बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। जो हमारे प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं और बाहर जाके के पैसे कमाते हैं, रुपया कमाते हैं, वो अपने घर को भेजते हैं। घर में चलता है क्योंकि आपके पास रोजगार के साधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री नहीं है। वहां पर जब उनका देहांत होता है तो बड़ा मुश्किल से वो कमाते हैं बेचारे। तो उनको लाने के लिए हर एक की ख्वाहिश होती है कि अपने जन्म स्थान, अपने घर पे ही उनका आखिरी रस्म अदा की जाए। उसको लाने के लिए सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं। उनके लिए मैंने कई बार हम लोग को आपसी चंदा, आपसी तमाम चीजें करनी पड़ती है, या फिर वो परिवार जो बरसों से कमाया है उसमें उसको पैसा लगता है और उसको फिर वो लाश को लाया जाता है बड़ी मुश्किल से, और कैसे कैसे उनका आखिर। तो ये भी सिस्टम, जब इतनी बड़ी तादाद में आपका लोग बिहार में, बिहार से बाहर में, उनको लाने की व्यवस्था सरकार को क्यों नहीं है? क्यों नहीं उसके लिए टोल फ्री सिस्टम है? क्यों नहीं उसके लिए अलग से प्रबंधन का सिस्टम बनना चाहिए? जब इतनी बड़ी तादाद में लोग सफर करते हैं, मतलब परेशान रहते हैं, तो ये जो बुनियादी चीज है इसको लेके तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इन मुद्दों को अगर मतलब गठबंधन, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, इन मुद्दों को पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर रख करके जनमत बना के इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैं युवा होने के नाते ये सब मैं सोचता हूँ, जो जूझ रहा हूँ, जो हम लोग परेशानी में देख रहे हैं। कि आप बताइए कि डीएम साहब और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, आए दिन नाव की घटना में देहांत होता है, क्या वो प्रबंधन बना नहीं सकते हैं कि लाइफ जैकेट सिस्टम बनाए कि जो लोग नाव से पार करें उनको लाइफ जैकेट पहनना उनके लिए कंपलसरी है। बहुत लोग तैरना नहीं आता है, जैसे नाव डूबता है सब देहांत हो जाता है। तो ये मैं अपने तौर पे सोचा हूँ, ये सब चीजें आने वाले दिन में इन चीजों को ठीक करने के लिए मैं पूरी शिद्दत से आवाज को बुलंद करूंगा, इन मुद्दों को उठाऊंगा, इन मुद्दों को जमीन पे उतारने के लिए। जो सरकार के खजाने, अरे सरकार किससे चलती है? हमसे, आपसे, टैक्स के पैसे से। अपने बाप के घर से कोई लाता है क्या? तो जब सरकार आपके और हमारे पैसे, जनता के पैसे से है, तो जनता के कल्याण के लिए, और वो समाज, वो इलाका, वो पिछड़ा इलाका जो सबसे अंतिम पायदान पे पीछे हुआ है, उनके लिए खजाने में जो पहला हक होना चाहिए वो नहीं होता। उनको जो पहला हक मिलना चाहिए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उनके समाधान के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, वो नहीं मिलता है। तो इसको तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पे जो भी लड़ाई लड़नी पड़ी मैं लड़ूंगा। अब इस इंटरव्यू का मैं आखिरी सवाल, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव करीब है तो उस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। उसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे पहले की जो लड़ाई होती थी वो एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन हो जाती थी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जी और इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, ये प्रशांत किशोर जी पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अब मैं भी आ रहा था तो
कांग्रेस वालों का, आरजेडी वालों का जितना होर्डिंग नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा प्रशांत किशोर जी का होर्डिंग था। तो क्या लगता है आपको, इस बार की लड़ाई दो कोणीय होगी या तीन कोणीय होगी? और अगर होगी तो प्रशांत किशोर जी कितने बड़े फैक्टर बनेंगे और वो किन का वोट काटेंगे? देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी और असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये लोग जो भी राजनीति करते हैं, सबकी अपनी सोच है, राजनीति करने का पूरा उनको अधिकार है और उनका मैं सम्मान करते हैं, डेमोक्रेसी है। लेकिन जो लड़ाई है, पिछले बार आपने देखा कि हमको अगर इंडिया गठबंधन को सिर्फ 12,000 वोट आ गए होते, सिर्फ 12,000 पूरा ओवरऑल, तो हमारी सरकार बन जाती। हम लोग कई जगह पे 1500 से 1000 से 1500 से भी हारे हैं, कई लोगों को मैनिपुलेट करके भी हराया गया है। तो ये सब लड़ाई सीधा सीधा है, कोई इधर डोगमोग नहीं है मामला, एकदम लड़ाई सीधे मुकाबला हमारा भाजपा और एनडीए से है। बाकी ये है कि जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, 20 साल के कुशासन से जो मुक्ति चाहते हैं, थाना ब्लॉक की दलाली से जो मुक्ति चाहते हैं, इन लोगों ने जो उसको व्यापार बना रखा है, उससे जो मुक्ति चाहते हैं, उसको इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा। बाकी पूरी आज़ादी है सबको, वो अपना डिबेट छिड़े हुए हैं। कुछ लोग इलेक्शन मैनेजमेंट करके आए हैं, सीख करके आए हैं, इलेक्शन को मैंने भारी एक्सपेंसिव बना दिए हैं आज के डेट में, है ना। तो वो भी उन लोगों को बड़ा देन है। जो आम जनता, जो आम लोग इलेक्शन लड़ना चाहते, डेमोक्रेसी खूबसूरती है। बड़े तादाद में लोग इंडिपेंडेंट लड़के कई बार वो भी होते थे, अपनी अपनी पार्टी से भी लड़ते थे। सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, किसी के लिए मैं रोक टोक नहीं है, मैं कहूँगा। लेकिन भाई, जब चुनाव लड़ते हैं लोग, तो फिर उसमें भी सिस्टम होता है, कोई बागी ना लड़े, कोई नहीं लड़े, उसको लेके भी लोग बैठते हैं। लेकिन मैं मैंने एक कॉमन बात कह रहा हूँ, तो उसको अभी पूरी तरह से कुछ लोगों ने इलेक्शन को व्यापार बना दिया है पूरी तरह से। आपने कहा ना, होर्डिंग, पोस्टर, ये वो तो चुनाव के समय हर कोई करेगा ही, और वैसे भी अपने पहचान के लोग बनाते हैं, करते हैं। लेकिन जिस अंदाज में इसको व्यापार बनाया गया, जिस अंदाज में इसको, इस इलाके को चुन करके, अलग अलग जगह चुन करके उसको टारगेटेड वे पे जो सेकुलर वोट को छिन्न भिन्न करने के लिए उसको जो है दिमाग लगाया जा रहा है, तो इसको सब जनता भी देख रही, लोग भी देख रहे हैं। कोई त्रिकोणीय और चौकोनीय की बात नहीं है, सीधा मुकाबला है। और सीधे मुकाबले में जो है लड़ाई आमने सामने है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग पैमाने पे, अपने अपने स्तर पे सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड है, और अभी भी लगातार हम लोग मुद्दे के आधार पे नई सरकार बनाने को लेके जो हमने विजन दिया है, जो हमने सोच दिया है कि हम तमाम गरीब परिवारों को 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस देंगे। जो इलाज के लिए पैसे नहीं है उनके पास, उनको हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस के तहत उनको 25 लाख रुपए तक का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराएंगे। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये पर मंथ देने का काम हमारी सरकार बनेगी तो करेंगे। ये मैं जो कह रहा हूँ, अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो हम ये करेंगे। हमने कहा कि वृद्धा पेंशन योजना के तहत 1500 रुपये और पर मंथ, और हर 200 रुपये हर साल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये हम लोग इस योजना में, हम लोग कहना है कि 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री में देंगे। हम लोग कहना है कि हमारे तमाम स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं 8 क्लास से लेकर 12 तक के बच्चियों को फ्री टैबलेट और तमाम चीज़ें हम लोग सुविधा देंगे। हर एक अनुमंडल में इंग्लिश स्कूल का मॉडल स्कूल के तैयार करने का काम करेंगे। ये जो चीज़ें हम लोग लेके जा रहे हैं जनता के बीच, और हर एक गरीब परिवार को सहायता के लिए, उनको रोजगार स्टार्ट करने के लिए हम लोग 2-2 लाख रुपए उन परिवारों को देने का काम करेंगे। ये जो नीतीश कुमार जी के कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त जो है जातीय जनगणना हुआ। जनगणना के बाद एक तय हुआ कि इतने लोग 6000 पर मंथ आय से कम लोग हैं, इतने लोग जो है बिहार के, इतने लोगों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, तमाम गरीब किसान मजदूर लोग थे, उनको आज तक नहीं दिया गया। तो ये सब चीज हम लोग अभी चुनाव मैदान में आए, बहुत सारी चीजें आएंगे डिबेट में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो कहा कि हम बहुत बेहतरीन मैनिफेस्टो हम लोग लेके आए हैं, और इस मुद्दे के आधार पे सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भावना, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सामाजिक न्याय, ये हमारा मूलभूत इस चुनाव में रहेगा। और इसी को लेकर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे
तो हम लोग सामने सीधा मुकाबला भाजपा और एनडीए से है। हम लोग उसको इस बार प्रस्त करेंगे, नई सरकार बनेगी, नई उम्मीद की सरकार बनेगी और हम लोग इन मुद्दों को जमीन पर उतार करके लोगों के कल्याणकारी काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चुनावी माहौल में इतना कीमती समय दिया और आपने चर्चा किया और ख़ासकर जो भी हमारे सवाल थे उस सवाल को आपने बड़ी सरलता के साथ और प्रमुखता के साथ आपने उसका जवाब दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी बहुत धन्यवाद। आप जो है सीमांचल के दौरे पे हैं तो मुझे भी खुशी हो रही है। सीमांचल के अलग अलग इलाके में अलग अलग मुद्दे हैं, मसाइल हैं समाज के, पिछड़ेपन के, गरीबी के, तो इन मुद्दों का आप उठा रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मैं आपका बेहद शुक्रिया हूँ। आप ज़रूर इसको और अच्छे से करें, ग्राउंड पे जाके करें ताकि ज़मीनी चीज़ें निकल के सामने आएगी। बहुत शुक्रिया। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए और इस तरीके के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे फैयाज आलम। धन्यवाद।